गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, सीटिंग अरेंजमेंट। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा करवाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का ये पहला पार्ट देख रहे हैं। इसमें दो पार्ट्स आएगा। ये पहला पार्ट से जिसमें वृत्ताकार टेबल के चारों ओर या वृत्ताकार घेरा के चारों ओर किस प्रकार से हम लोग अरेंज कर सकते हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर आधारित डायरेक्शन में इस्तेमाल होगा, डायरेक्शन सेंस में, रैंकिंग टेस्ट में, कैलेंडर में, ये सभी चैप्टर में इसका जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट्स साथ में आप लिखते चलिए, क्योंकि आज के पढ़ने के बाद आप किसी को बता सकते हैं, इतना अच्छे तरीका से आपको बताया जाएगा। कंसंट्रेट होकर पढ़ना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट के बाद हम लोग इतना एग्जांपल देखेंगे कि आज के बाद वृत्त वाला कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और आप देख रहे होंगे प्रीवियस में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लगभग हर सेट में आ रहा है और एक एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन रहता है। तो आइए सीखते हैं आज सीटिंग अरेंजमेंट। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब होता है बैठकी व्यवस्थीकरण, मतलब बैठा हुआ उसको सजाना है। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो वृत्ताकार घेरा या एक कतार होता है, जिसमें सबसे पहले हम लोग वृत्ताकार घेरा बनाना सीखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है, इसलिए इसको तो बिल्कुल आप इग्नोर नहीं करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर में महत्वपूर्ण होने वाले। इसका एक एक लाइन, इसलिए आपको नोट्स तो करना ही है और कम से कम 4 से 5 बार पढ़ जाना है। उसके बाद हम लोग इतना प्रैक्टिस ही करेंगे कि अपने आप क्लियर होते चला जाएगा। और प्लस प्रीवियस जो सॉल्यूशन कर रहे हैं रीजनिंग, उसमें भी आएगा ही। तो सबसे पहला पॉइंट है, वृत्ताकार घेरा वाले प्रश्नों में सर्वप्रथम एक एक पॉइंट, इसको इग्नोर नहीं करना, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि वृत्ताकार घेरा वाले प्रश्नों में सर्वप्रथम दाएं अथवा बाएं वाले बिंदु को सजाते हैं। मतलब बहुत सारा निर्देश दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान 8 व्यक्ति को सजाना है। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो उसमें सबसे पहले उस पॉइंट को ढूंढना है जिससे दाएं बाएं का पता चले, क्योंकि वृत्ताकार में कोई एक अंत छोर नहीं होता है, कोई छोर नहीं होता। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, और ये जान लीजिए, मैं मैथ में भी कहते हैं कि सर्वप्रथम, मेरे नोट्स में सर्वप्रथम का बहुत महत्व होता है। और ये जो मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, इस पॉइंट पर ही पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आधारित है। आगे कैलेंडर आसान होने वाला है, बहुत सारा चैप्टर आसान होने वाला है, इसलिए इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे विद्यार्थी कॉन्सेप्ट पढ़ते ही नहीं और वो सीखना चाहते हैं बनाने के लिए, वो भूल जाते हैं बार बार, क्योंकि रटने की चीज तो है ही नहीं, एक बार सीख लेना है बस। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वृत्ताकार घेरा वाले प्रश्नों में सर्वप्रथम दाएं अथवा बाएं वाले बिंदु को सजाते हैं और उसके बाद उसी से संबंधित बिंदु को सजाते हैं। अभी एग्जाम्पल हम बताएंगे। सबसे पहले दाएं वाले को लिख लेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित पॉइंट्स को आगे पढ़ेंगे। जैसे ए बी के बाएं हैं, उसको सजा दिए, उसके बाद बी या ए से रिलेटेड कोई पॉइंट्स होगा उसको पकड़ेंगे, तो एडजस्ट जल्दी होगा। अगला पॉइंट है, दाएं अथवा बाएं का अर्थ होता है तुरंत बगल में, तुरंत बगल में दाएं अथवा बाएं। ये सिर्फ वृत्ताकार में है। कतार वाला में दाएं बाएं का मतलब जब तक कि वो ये ना लिखा रहे कि ठीक दाएं ठीक बाएं या दाएं तीसरा बाएं पांचवा, तब तक आप एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यदि वृत्ताकार वाला में केवल दाएं लिखा हो तो समझिए जस्ट बगल में है, केवल बाएं लिखा हो तो समझिए जस्ट बगल में है, जब तक कि नंबरिंग क्लियर नहीं हो। नंबरिंग के लिए कैसे करेंगे, आगे एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होने वाला 5 से 6 पॉइंट्स बताएंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल देख लेता हूं। एक सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वृत्ताकार वाले प्रश्नों में सर्वप्रथम दाएं अथवा बाएं वाले बिंदु को सजाते हैं, उसके बाद उससे संबंधित बिंदु को सजाते हैं। मैं पॉइंट्स को बार बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आप भी बार बार पढ़ो। दूसरा पॉइंट, दाएं अथवा बाएं का अर्थ होता है तुरंत बगल में दाएं अथवा बाएं। एग्जाम्पल है, मान लीजिए लिखा हुआ राम मोहन के बाएं हैं, मोहन के बाएं हैं, राम मोहन के बाएं हैं, तो ऐसे एक वृत्त बना दिए, चूंकि वृत्ताकार हम लोग पढ़ रहे हैं। अब राम मोहन के बाएं हैं, किसके बाएं हैं, मोहन के, तो पहले मोहन लिखेंगे, जिसके बाएं या दाएं मोहन। अब ये देखिए वृत्त है, तो ये जब भी बैठता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन में केंद्र की ओर मुंह करके बैठता है। जब उल्टा बैठना हो बाहर की ओर तो वो क्वेश्चन में लिख देगा,
पार्टिकुलरली कि बाहर की ओर करके बैठा हुआ, तो केंद्र की ओर मुंह करके जब भी बैठेगा तो आप खुद मानिएगा कि यहाँ पर आप बैठिए तो आपका क्या होगा, इधर दाएं हाथ और इधर बायां हाथ। इसलिए याद रखना है, इधर से ऐसे घूमेगा तो राइट होगा और इधर से उल्टा घूमेगा तो लेफ्ट। देखिए इधर से घूमेगा तो लेफ्ट, इधर से घूमेगा तो राइट। सबसे पहले डायरेक्शन भी पता लगाना बहुत जरूरी है। तो दाएं दाएं हाथ की तरफ, बाएं बाएं हाथ की तरफ, क्योंकि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। क्लियर है? ऐसे तो मुंह किधरों करके बैठे, दाएं हाथ दाएं तरफ, बाएं हाथ बाएं तरफ। क्लियर? तो यहाँ बोल रहा है राम मोहन के बाएं हैं, तो इसका मतलब जस्ट बगल में मोहन है तो बाएं, बाएं मतलब इधर राम हो गया। क्लियर हो गया? जस्ट बगल, ये वृत्ताकार वाला में होता है कि जैसे ही दाएं या बाएं बोला तो जस्ट बगल में, और सबसे पहले दाएं बाएं वाला ही पढ़ना है, बल्कि बाएं तीसरा चौथा जो भी रहे, नंबरिंग वाला अलग से मैं आगे पॉइंट्स बताता हूं। दूसरा एग्जांपल और एक देखते हैं, पी क्यू के दाएं। तो सबसे पहले वृत्ताकार घेरा बनाते हैं, पी क्यू के दाएं तो पहले क्यू लिख देते हैं। हम सभी जान रहे हैं राइट हो गया, इधर क्या हो गया, लेफ्ट। ठीक है? ऐसे आपको खुद ही पता चल जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूं, राइट और ये लेफ्ट। तो यहाँ बड़ा पी क्यू के दाएं है तो क्यू लिख दिए, और दाएं है पी तो यहाँ पर पी लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? एक पॉइंट्स। सबसे पहले दाएं या बाएं वाला पॉइंट्स को ढूंढना है, और दाएं बाएं सिर्फ लिखा रहे तो समझ जाना है कि तुरंत दाएं या बाएं। दाएं लिखा हो तो जस्ट बगल में दाएं, बाएं लिखा हो तो जस्ट बगल में बाएं। ये तो हुआ दाएं बाएं। यदि नंबरिंग करके दिया रहे तो हम लोग कहां पे फंसेंगे और कहां पे हम लोग का क्लियर होगा, ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पॉइंट्स को आपको क्या करना है, नोट्स करते जाना है, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके या स्क्रीनशॉट भी लेते हुए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट्स तीसरा। एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और ये बात मैं बार बार बोलूंगा, इसलिए बोलूंगा और बार बार मैं इसलिए दोहराते रहता हूं एक ही पॉइंट्स को, ताकि आपको याद भी हो जाए। ये पॉइंट्स जो मैं लिखा हूं, तीसरा चौथा, पहला पॉइंट तो आपको देख लिया कि दाएं बाएं वाला देखना है सर्वप्रथम। दाएं बाएं के मतलब तुरंत बगल में, और यदि नंबरिंग रहे तो ये जो दोनों पॉइंट्स है वो आगे आने वाला सभी चैप्टर कैलेंडर में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। मतलब बहुत इतना कंफ्यूजन होता है कि स्टूडेंट आंसर ला के एक दिन आगे पीछे करते हैं। तो इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है। सीटिंग अरेंजमेंट में तो आपको हेल्प पूरा कर ही रहा है। तो यहां देखिए, के दाएं या के बाएं, पहला पॉइंट्स के दाएं। क्वेश्चन पढ़ते समय इस पॉइंट्स को ध्यान देना है, के दाएं या के बाएं। तो यहां पे मैं लिखा हूं कि जिस बिंदु के साथ के दाएं या के बाएं लगा रहे, जिस बिंदु के साथ के दाएं या के बाएं लगा रहे उसे छोड़कर गिनती करते हैं। ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, उसे छोड़कर गिनती करते हैं। जिस बिंदु के साथ के दाएं या के बाएं लगा रहे उसे छोड़कर गिनती करते हैं। तो एग्जाम्पल से कैसे पता चलेगा, तो देखिए, राम सोहन के दाएं तीसरा, राम सोहन के दाएं तीसरा। तो चलो एक वृत्त बना लेते हैं, क्योंकि वृत्ताकार में तो सजाना। अब राम सोहन के दाएं, तो सबसे पहले वृत्त में हम लोग लिख लेते हैं, छोटा सा और बनाते हैं। देखिए ये वृत्त हो गया। सोहन, तो सबसे पहले सोहन को लिख दिए, यहाँ सोहन लिख दिए। हम सिर्फ जान रहे हैं सोहन यहाँ केंद्र की ओर मुंह है, तो इधर हो जाएगा राइट यानी दाएं, इधर हो जाएगा लेफ्ट यानी बाएं। तो किसके बारे में बोल रहा है, राम सोहन के दाएं तीसरा है। तो के दाएं मतलब सोहन को छोड़ के तीसरा, तो यहाँ पर तो सोहन हो ही गया। अब इसको छोड़ के एक दो तीसरा, यहाँ पे हो गया राम। बिल्कुल माइंड में फिट हुआ। यानी केवल दाएं बाएं लगा रहा है तब तो आप जान ही रहे, दाएं बोला तो बगल में दाएं, बाएं बोला तो बगल में बाएं। लेकिन के दाएं के बाएं लगा रहा नंबरिंग के साथ, के दाएं या के बाएं, तो उसे छोड़ के गिनती करना है। के दाएं या के बाएं तो उसे छोड़कर गिनती करना है। तो यहां देख लीजिए, बोल रहा था क्या, राम सोहन के दाएं तीसरा है। तो पहले एक वृत्त बना दिए, सोहन लिख दिए, सोहन के दाएं इधर होगा, के दाएं है तो सोहन को छोड़ के गिनेंगे, एक दो तीसरा, राम एडजस्ट हो गए। ये भी एक एक लाइन आपको एडजस्ट करना सिखा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, ए सी के बाएं दूसरा है, तो एक वृत्त बना दिए, सी के बाएं तो पहले सी लिख देते हैं, बाएं इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। तो बाएं दूसरा है, तो कि सी के बाएं है। और क्या लिखा है आपको कि जिस बिंदु के साथ के दाएं या के बाएं लगा रहा है उसे छोड़ के गिनती करना। तो सी के बाएं दूसरा, सी में के लगा तो सी को छोड़ के, इसको छोड़ दिए, बाएं दूसरा, एक दूसरा, यहां पे आ गया कौन, ए। क्लियर हुआ? यहां पे फिर से देख लीजिए, राम सोहन के दाएं, तो सोहन लिख दिए, दाएं इधर है, सोहन को छोड़ के एक दो तीसरा राम। ए सी के बाएं दूसरा है, के बाएं लगा रहा है तो उसे छोड़ के गिनती, तो पहले सी लिख दिए,
के बाएं, इसको छोड़ के बाएं दूसरा, 1 2 यहां पर हो जाएगा ए। तो के दाएं या के बाएं के मतलब छोड़ के गिनती करना, उसको छोड़ के उसके बाद से गिनती स्टार्ट करना। तो बोले सर क्या वहां से भी गिनती स्टार्ट होता है? तो होता है। इस पॉइंट्स को देखिए। चौथा, से दाएं या से बाएं, यहां पे क्या लिखा हो? के दाएं या के बाएं। थोड़ा सा मिस्टेक करिएगा, अरेंजमेंट गलत, और एक अरेंजमेंट गलत तो 4-5 क्वेश्चन गया काम से। आप पूरा वीडियो अंत तक देख लीजिएगा स्थिर से, तब आपको लगेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट आज तक आपको कोई बताया ही नहीं। ऐसा हमेशा आपको सिर्फ प्रॉब्लम में उलझाए रखा गया कि आप प्रॉब्लम बनाइए, लेकिन कंसेप्ट सीख जाइए तो प्रॉब्लम तो आप खुद क्रिएट करिए, खुद बना सकते हैं। यहां देखिए, से दाएं या से बाएं, जिस बिंदु के साथ से दाएं या से बाएं लगा रहे उसे जोड़कर गिनती करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि गिनती वहीं से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में देखता हूं, लेकिन इसके पहले हम देखें के बाएं या के बाएं, तो उसे छोड़कर गिनती। एग्जाम्पल भी देख लिए। और से दाएं या से बाएं मतलब उसे जोड़ के गिनती। एग्जाम्पल कैसे? राधा दीपा से बाएं तीसरा है, तो एक वृत्त बना लेता हूं। दीपा से बाएं, तो पहले दीपा को लिख देंगे, यहां पे दीपा लिख दिए। हम सभी जान रहे हैं इधर राइट होगा, इधर क्या होगा? लेफ्ट होगा। दीपा से बाएं तीसरा, से बाएं, तो से बाएं तो दीपा से ही शुरू करेंगे। एक तो दीपा ही हो जाएगी, दूसरा तीसरा यहां पे हो जाएगी राधा। एक तो दीपा ही हो गई, उससे बाएं तो से बाएं है तो गिनती जोड़ के करना है, दीपा से ही स्टार्ट कर देंगे। यदि के बाएं रहता तो दीपा को छोड़ के 1 2 3 यहां आती राधा, लेकिन यहीं से शुरू करेंगे दीपा से ही, क्योंकि से बाएं है तो दीपा 1 हो गया, फिर 2 तीसरा यहीं पे हो गई राधा। तो पता चला के दाएं या के बाएं मतलब छोड़ के गिनती, से दाएं या से बाएं मतलब जोड़ के गिनती। देख लो इसका दूसरा एग्जांपल, पी आर से दाएं दूसरा है। लो, पी आर से दाएं दूसरा है, तो यहां पे मैं आर लिख देता हूं। हम सभी जान रहे हैं भाई, इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। आर से दाएं, आर से दाएं दूसरा, तो बोले सर आर में से लग गया है, तो पहला तो आर हो गया, दूसरा यहां पर कौन हो जाएगा? पी, यानी जस्ट बगल में। आर से दाएं, यदि आर के दाएं बोलता तो पहले आर लिख देते, इसको छोड़ के 1 2 यहां पर पी लेते। तो क्लियर हुआ? के दाएं अथवा के बाएं के मतलब छोड़कर गिनती करना, से दाएं अथवा से बाएं के मतलब जोड़कर गिनती करना। क्लियर है? कैलेंडर में पूछेगा कि कल से 5वां दिन कौन सा दिन था, या परसों से 6ठा दिन कौन सा दिन था, या परसों के बाद 4था दिन कौन था। तो के और से यही अंतर होता है। ये सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट में ही नहीं, आगे आने वाला बहुत सारे चैप्टर में इस्तेमाल होगा। तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। के दाएं या के बाएं मतलब छोड़ के गिनती, और से दाएं या से बाएं का मतलब जोड़कर गिनती। क्लियर है? आपको नोट्स कर लेना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे साथ में वीडियो को पॉज करके नोट्स करते चल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पॉइंट महत्वपूर्ण होगा और आगे आने वाले पूरे रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग 5वां पॉइंट, जो और महत्वपूर्ण है। देखिए, जो अथवा जो की अथवा जिसके, और मैं फिर से बोलूंगा कि सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स कैलेंडर, रक्त समझ, जो ब्लड रिलेशन पढ़ाऊंगा सभी में इस्तेमाल होगा इसका। जो अथवा जो की अथवा जिसके, जो की अथवा जिसके का प्रयोग हमेशा नजदीकतम नाम के लिए किया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा गलत करेगा आंसर गलत, और जहां 4 क्वेश्चन है तो चारों का आंसर गलत। वैसे भी यदि आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो जो की अथवा जिसके हु विच दैट होता है, जिसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा नजदीकतम नाउन के लिए होता है। तो यहां भी जो अथवा जो की अथवा जिसके का प्रयोग हमेशा नजदीकतम नाम के लिए होगा। और सारे का एग्जाम्पल भी दे रहा हूं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देता हूं। पहला, राहुल सूरज के दाएं तीसरा है, जो मोहित के बाएं दूसरा। तो पहला पॉइंट एडजस्ट करते हैं। राहुल सूरज के दाएं तीसरा है, तो एक वृत्त बना लिए। पहले सूरज बना लेते हैं, सूरज। हम सभी जान रहे हैं दाएं यानी राइट ये होगा, और लेफ्ट, ठीक है। अब बोला राहुल सूरज के दाएं तीसरा है, के दाएं, तो पिछला पॉइंट से आप क्या पढ़े थे? के दाएं मतलब छोड़ के गिनती करना, तो सूरज को छोड़ के दाएं तीसरा, सूरज को 1 2 3, यहां पे आ गया राहुल। तो यहां पे क्या हो गया? राहुल सूरज के दाएं तीसरा एडजस्ट हो गया। सूरज लिखिए, के दाएं मतलब छोड़ के 1 2 3 राहुल। जो
अब जो किसके लिए आया, राहुल के लिए कि सूरज के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी समझ जाते हैं राहुल के लिए, लेकिन मैंने क्या लिखा है कि जो अथवा जो कि अथवा जिसके का प्रयोग, जो अथवा जो कि अथवा जिसके का प्रयोग हमेशा नजदीकतम नाम के लिए। तो यहां देखिए राहुल सूरज के दाएं तीसरा है जो। अब जो से नजदीकतम कौन है, सूरज है, इसलिए जो सूरज के लिए आएगा। जो अथवा जो कि का प्रयोग हमेशा सूरज के लिए, मतलब ये अब सूरज के बारे में बोल रहा है कि जो मतलब सूरज मोहित से बाएं दूसरा है। फिर से समझिएगा, केवल पॉइंट समझने में जितना समय लग जाए स्थिर होके दो, कंसंट्रेट होके दो, उसके बाद मैथ्स क्या है या तो प्रॉब्लम क्या है वो तो ऐसे ही आप बना दीजिएगा, सीख जाइएगा। तो राहुल सूरज के दाएं तीसरा एडजस्ट हो गया। जो मतलब अब कौन, सूरज, जो मतलब सूरज मोहित से बाएं दूसरा है। सूरज मोहित से बाएं, तो बोले सर मोहित से बाएं है तो मोहित को दाएं में रखना पड़ेगा, और से लगा हुआ है तो से दूसरा, मतलब मोहित से गिनती शुरू करेंगे तो मोहित यहाँ पे रख दीजिए ना भाई, मोहित यहाँ पे रख दिया, और से मतलब यहीं से गिनती शुरू करना है। से दाएं से बाएं मतलब जोड़ के गिनती करना। तो पहला तो मोहित हो गया, अब बाएं, बाएं मतलब इधर आएगा, इधर देख रहे हैं बाएं, तो बाएं हो गया सूरज यहाँ, यानी यहाँ सूरज होगा, यहाँ मोहित होगा, यहाँ राहुल, इस लाइन के अनुसार। फिर सही, जो कि अथवा जिसके का प्रयोग जो होता है वो हमेशा अधिकतम नाम के लिए होता है। राहुल सूरज के दाएं तीसरा है तो सूरज लिख दिए, के दाएं मतलब छोड़ के 1 2 3 राहुल हो गया। जो आया सूरज के लिए, जो मोहित से बाएं दूसरा है, तो सूरज तो पहले लिखिए दिया, मोहित से बाएं है सूरज, तो मोहित को इसके दाएं में लिखना पड़ेगा। तो मोहित को ऐसा लिखिए कि वहीं से गिनती करें, से लिखा हुआ, तो मोहित पहला, दूसरा बाएं सूरज हो गया। एडजस्टमेंट एक में प्रॉब्लम हो तो दूसरा एग्जांपल भी दिया हूं, और साथ ही साथ इतना प्रॉब्लम बनाऊंगा कि निश्चित है क्लियर होगा। दूसरा पॉइंट, पी एम के दाएं तीसरा है, तो चलिए एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग पहले एम लिख देते हैं, हम सभी जान रहे हैं राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। लिखते इसलिए जा रहा हूं ताकि एकदम याद हो जाए कि इस प्रकार से घूमेंगे राइट, इधर से घूमेंगे लेफ्ट। क्लियर? तो यहां देख लीजिए, पी एम से दाएं तीसरा है, एम से, तो दाएं तो इधर हो गया, से बोल दिया है तो एम पहला हो गया, दूसरा तीसरा यहां पर पी लिख दिए। फिर से पी एम से दाएं तीसरा है, एम में से लगा, एम लिख दिए, से बोल रहा है तो यहीं से 1 2 3 दाएं चलेगा। जो कि अब जो के लिए पी के लिए आया कि एम के लिए, तो बोले सर अधिकतम यानी एम के लिए आया। जो कि आर के दाएं दूसरा है, निश्चित है यही दोनों में से किसी के लिए, या आर के बारे में तो पूछे रहा, तो ऐसा नहीं सोचे कि सर जो आर के नजदीक है, नहीं, जो यहां पे शुरू किया आ रहे हैं वहां से पी एम से दाएं तीसरा है तो एडजस्ट कर दिए। जो कि मतलब कौन, एम आर के दाएं दूसरा है। अब एम के बारे में बोल रहा है कि आर के दाएं दूसरा, तो बोले सर एम तो पहले से आप लिखिए दिए हैं, अब आर के दाएं है तो आर इधर बाएं में इसका होगा, तो यहां पर हम आर देते हैं। और के दाएं बोला है तो के दाएं मतलब आर छोड़ दीजिए, और 2 गिनिए तो 1, और दूसरा पर तो एम हो ही जाएगा। यहाँ आर अब देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, पी एम से दाएं तीसरा है तो पहले एम लिख दिए, से दाएं मतलब यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 पी लिख दिए। जो है नजदीकता मतलब एम के लिए, मतलब एम के बारे में पूछ रहा है कि आर के दाएं दूसरा है, एम के बारे में बोल रहा है कि आर के दाएं दूसरा है, तो एम तो पहले से लिखा हुआ है तो आर इधर कहीं पे होगा तब ना उसका दाएं इधर होगा, तो आर ले लिए। के दाएं है तो दाएं चलेंगे, लेकिन के है तो आर को छोड़ के पहला दूसरा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना पॉइंट देखा, मैं फिर से रिवाइज करता हूं। सबसे पहले दाएं बाएं वाला को पकड़ना है, यदि वृत्ताकार में सजाना हो तो केवल दाएं बाएं लिखा हुआ, नंबरिंग नहीं है तो जस्ट बगल में, दाएं है तो दाएं, बाएं है तो बाएं। उसके बाद आपको बताया के दाएं के बाएं छोड़ के गिनती करना, जो आप इस्तेमाल हो रहे हैं आगे सभी में इस्तेमाल होते रहेगा। से दाएं से बाएं जोड़ के गिनती करना, और उसके बाद हम लोग देखें जो अथवा जो की अथवा जिसका प्रयोग नजदीकतम नाम के लिए होता है। दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गया, बाकी तो प्रश्न से क्लियर होगा ही। ये हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 5। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहा है लास्ट, उसके बाद हम लोग देखेंगे फटाफट क्वेश्चंस। उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, बिल्कुल 30 क्वेश्चन को उड़ा देंगे, मुट्ठी में कर लेंगे पूरा सीटिंग अरेंजमेंट को। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट पॉइंट, और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और या लेकिन। इसके पहले पढ़ा है जो कि अथवा जिसके, यहां और या लेकिन है, एंड और बट। यदि इंग्लिश के दृष्टिकोण से देखिए तो एंड बट जो होता है कंजक्शन होता है, जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है उसको कंजक्शन कहते हैं। उस वहां पढ़े होंगे कि और या एंड और बट का प्रयोग हमेशा प्रथम नॉन के लिए होता है, जैसा हु विच दैट का प्रयोग नजदीकतम के लिए, नजदीकतम नॉन के लिए, नियरेस्ट नॉन के लिए। उसी प्रकार से एंड और व्हाट का प्रयोग हमेशा प्रथम के लिए, तो यहां भी वही बात हो गया।
और या लेकिन, और या लेकिन का प्रयोग हमेशा प्रथम नाम के लिए होता है। जस्ट उसके उल्टा, जो अथवा जो की के उल्टा जस्ट, वहां पे क्या था, नजदीकतम के लिए, यहाँ प्रथम के लिए और या लेकिन का प्रयोग होता है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सारे पॉइंट सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, आगे आने वाले मैक्सिमम चैप्टर में जो मास्टर वीडियो में बताऊंगा सभी में इस्तेमाल होगा, सभी में। तो देख लीजिए, और या लेकिन का प्रयोग हमेशा प्रथम नाम के लिए होता है। मेन तो यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है। रमेश महेश के दाएं चौथा है और राजेश के बाएं दूसरा। तो चलिए एक वृत्त बना लेता हूं। रमेश महेश के दाएं चौथा है, तो पहले महेश लिख देता हूं। महेश के दाएं चौथा, रमेश महेश के दाएं चौथा, तो महेश के दाएं है, तो महेश लिख दिए। उसके बाद के है, इसको छोड़ के दाएं, इधर दाएं होता है राइट, इधर होता है लेफ्ट। के दाएं मतलब छोड़ के, से दाएं मतलब जोड़ के। एकदम माइंड में फिट हो जाना चाहिए सारे पॉइंट्स, क्योंकि सभी क्वेश्चन में इन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल होने वाला है। तो महेश के दाएं चौथा रमेश है, तो एक 2 3 4, यहां पे मैंने लिख दिया रमेश, चौथा हो गया रमेश। अब कह रहा और राजेश के बाएं दूसरा, तो और भी आया रमेश के लिए, क्योंकि और या लेकिन का प्रयोग प्रथम नाम के लिए होता है। ये दोनों बात रमेश के बारे में बोल रहा है कि रमेश महेश के दाएं चौथा है और राजेश के बाएं दूसरा। रमेश जो है महेश के दाएं चौथा, तो महेश लिख दिए, दाएं के है, के लगा हुआ है, तो महेश को छोड़ के 1 2 3 चौथा, यहाँ पे रमेश है, लेकिन इसी के बारे में बोल रहा है। और राजेश के बाएं दूसरा, रमेश है राजेश के बाएं दूसरा। तो बोलिए सर रमेश बाएं में है, तो राजेश रमेश के दाएं में होगा, यानी यहाँ पे हम राजेश लिख देते हैं, राजेश। और इसके दाएं तो निश्चित है यहाँ पर है, तो इधर सॉरी इधर दाएं उधर बाएं, तो रमेश बाएं है, लेकिन कैमा है दूसरा, तो के बाएं दूसरा है, तो राजेश को छोड़ के तो यहाँ पर 1 दे देते हैं, और दूसरा तो ये रमेश है। अब पूरे पॉइंट्स को बढ़िया सेटिस्फाइड कर दिए। रमेश महेश के दाएं चौथा है, तो महेश लिख दिया, के दाएं मतलब छोड़ के 1 2 3 4 रमेश। और मतलब रमेश ही राजेश के बाएं दूसरा, तो राजेश को यहाँ लिखेंगे, बायां हाथ उधर होगा, ठीक है ना। तो राजेश के है, तो के मतलब छोड़ के 1 2, तो रमेश देखिए महेश के दाएं चौथा हो गया और राजेश के बाएं दूसरा हो गया। क्लियर हुआ। आइए दूसरा पॉइंट, दूसरा एग्जांपल। राधिका सोनी के बाएं दूसरी है और रमा के बाएं तीसरी। कितना मजेदार है, देखिए राधिका सोनी के बाएं दूसरी है और रमा के बाएं तीसरी, तो राधिका आ जाएगी। पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, राधिका सोनी के बाएं, तो पहले किसको लिखेंगे, सोनी। हम सभी जान रहे भाई, इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। क्लियर हुआ, इधर लेफ्ट इधर राइट। देखिए राधिका सोनी के बाएं दूसरी है, तो सोनी को छोड़ के बाएं दूसरी, 1 2, यहां पे हो गई कौन, राधिका। राधिका हमने क्वेश्चन ही करा, फिर से पढ़िए। राधिका सोनी के बाएं दूसरी है, सोनी में के लगा तो सोनी लिख दिए, बाएं दूसरी है 1 2, राधिका हो गई। और तो और किसके लिए आएगा, राधिका के लिए ही आएगा। और तो और मतलब राधिका है, रमा से और की जगह लेकिन भी रह सकता है कि राधिका सोनी के बाएं दूसरी है, लेकिन तो लेकिन भी किसके लिए, राधिका के लिए। रमा से बाएं तीसरी है, तो रमा से बाएं तीसरी है, यहां पर भी के ही लिख दीजिए, क्योंकि देखिए रमा से बाएं तीसरी लिखा है, तो रमा को भी यहीं पे लिखना पड़ेगा। तो एक ही आदमी मतलब 2 आदमी एक जगह कैसे हो सकता है। तो फिर बोल रहा है रमा के बाएं तीसरी। राधिका के बारे में बोला कि राधिका सोनी के बाएं दूसरी, तो सोनी इसको छोड़ के 1 2 बाएं राधिका। और मतलब राधिका रमा के बाएं तीसरी, तो रमा को यहाँ पे लिख दे हैं, रमा यहाँ पर लिखेंगे, तो देख लीजिए रमा के बाएं, तो के बाएं मतलब रमा को छोड़ के 1 2 तीसरी राधिका है। दोनों पॉइंट्स हो गया एडजस्टमेंट। देख लीजिए राधिका सोनी के बाएं दूसरी है, सोनी लिख दिए, इसको छोड़ के दूसरी 1 2, और रमा के बाएं, यहां भी बाएं है, तो रमा को यहां लिखेंगे, के तीसरी है, तो रमा को यहां लिखेंगे, रमा को छोड़ के 1 2 तीसरी, कौन हो गई, राधिका। यानी राधिका सोनी के बाएं दूसरी और रमा के बाएं तीसरी। ये सारा चीज जब हम ढेर सारा एग्जाम्पल देखेंगे, थोड़ा सा यदि कुछ त्रुटि भी रह जाए, पहले तो ये टोटल पॉइंट जितना लिखा है टोटल को नोट्स करिए, 4 5 6 बार आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और 300 एग्जाम्पल जो अभी हम देने वाले हैं, 300 क्वेश्चन
वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी पूछे गए प्रश्न है और बार बार जब जो हम लोग 3000 रीजनिंग शुरू किए उसमें बार बार आएगा तो पूरा का पूरा क्लियर होते रहेगा। हर सेट में एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का निश्चित रूप से आपको मिलेगा ही। तो अब हम लोग फटाफट देखेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन से। फिर से मैं पॉइंट्स पे एक लाइन में दोहराता हूं, सुनिएगा। सबसे पहले के दाएं के बाएं वालों को पढ़ना है, क्लियर। दूसरा पॉइंट के दाएं के बाएं केवल लगा रहे, कुछ नहीं रहे तो जस्ट बगल में। उसके बाद मैंने अगला पॉइंट पढ़ा के दाएं के बाएं। के दाएं या के बाएं के मतलब छोड़ के गिनती करना, से दाएं या से बाएं के मतलब जोड़ कर गिनती करना, क्लियर है। उसके बाद बताया जो अथवा जो की अथवा जिसके नजदीकता नाम के लिए, उसके बाद और या लेकिन प्रथम नाम के लिए। बस इतना पर ही पूरा का पूरा सिटिंग अरेंजमेंट क्लियर। आइए देखते हैं फटाफट प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर पहला से देखिएगा। अब पहला में तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट में कभी कभी एक एक में 5-5 क्वेश्चन रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण। तो ये 30 का 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी एक सेकंड स्किप नहीं करना है। मैं बताऊंगा और आपको 4 से 5 बार बना लेना है। उसके बाद देखिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस में सॉल्यूशन आएगा, तो आप जरूर कमेंट करिए कि सर ये हमसे बन गया था। देखिए पहला तो सिंपल है, डायरेक्शन वाला ही है कि 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज एक ताश का खेल होता है। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके बैठे हो। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी चारों तरफ था इसलिए मैंने इसे डाल दिया। डायरेक्शन के बारे में अलग से मैं डायरेक्शन सेंस बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ऊपर मैप में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, राइट पूरब होता है, लेफ्ट पश्चिम। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। तो आप देखिए 2 महिला और 2 पुरुष ब्रिज ताश का एक खेल है, ब्रिज जो खेल रहे हैं। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बैठे हैं। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है। तो पूरब की ओर देखिए ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, यही ना कर सकते हैं आप। तो पूरब की ओर नहीं है महिला का मुंह, यानी निश्चित है पूरब की ओर मुंह किसका होगा, जो पश्चिम में बैठेगा। पूरब की ओर जैसे यहाँ पे ताश रखा हुआ तो सब इधर मुंह करके, इधर मुंह इधर मुंह, तो पूरब की ओर मुंह किसका होगा, जो पश्चिम में बैठेगा। तो बोल रहा है कोई भी महिला का मुंह पूरब नहीं है, यानी पश्चिम में कोई महिला नहीं है, यानी पुरुष बैठा हुआ है, यानी मैन बैठा हुआ है, यानी मेल बैठा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति हैं वे समान लिंग के नहीं है। मतलब एक दूसरे के विपरीत जो बैठे हुए हैं वो समान लिंग के नहीं है, मतलब या तो दोनों पुरुष नहीं या तो दोनों महिला नहीं। तो बोला कंफर्म है सर, ये मेल है तो ये फीमेल होगा। यहाँ पे कौन हो जाएगा, फीमेल। क्लियर, इधर मेल तो इधर मेल कैसे पता चला, बोला कोई भी महिला पूरब की ओर मुंह करके बैठा हुआ नहीं है, यानी पश्चिम में कोई महिला नहीं है तो पुरुष है, तो निश्चित है पूरब में महिला होगी, क्योंकि यहाँ बोला है कि जो एक दूसरे के विपरीत है वो समान लिंग के नहीं है। तो यहाँ इधर पुरुष तो इधर महिला। आगे कहता है एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर है तो उत्तर में पुरुष बैठा हुआ है, तो आप दक्षिण में निश्चित है महिला ही बैठेगा, यानी वो मैन या फीमेल बोल दीजिए। एडजस्टमेंट हो गया, चारों के चारों ताश खेल रहे हैं। फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन कितना बड़ा लिखा हुआ है, कितना आसान से हो गया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पहले मालूम हो गया। कोई भी महिला का मुंह पूरब नहीं है, यानी पश्चिम में कोई महिला नहीं है, पुरुष। एक दूसरे के विपरीत समान लिंग का नहीं है, यदि इधर पुरुष तो इधर महिला, इधर मेल तो इधर फीमेल। दक्षिण की ओर मुंह करके क्या कर रहा है, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है तो उत्तर में पुरुष बैठा हुआ है, तो निश्चित है दक्षिण में महिला यानी फीमेल। एडजस्ट हो गया। आंसर मारिए। बताए महिलाओं का मुंह किस ओर है, तो महिलाओं का एक महिला तो इधर बैठी हुई है यानी पूरब में, तो पश्चिम में, तो एक महिला का मुंह तो पश्चिम हो गया और दूसरी महिला का मुंह किधर हो गया, दक्षिण में बैठी हुई तो उत्तर हो गया। तो एक महिला का मुंह पश्चिम, दूसरी महिला का मुंह उत्तर, यानी पहला ऑप्शन ही हो गया, उत्तर और पश्चिम। यही तो पूछ रहा है, बताया महिलाओं का मुंह किस दिशा में, तो उत्तर और पश्चिम। क्लियर हुआ। आप सभी क्वेश्चन को दोहराइएगा जरूर। ऑप्शन नंबर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से 4 देख लीजिए, यानी 2 3 4 3 क्वेश्चन एक ही में उड़ा देंगे हम लोग, बस एडजस्टमेंट करना है। 6 मित्र ABCD E और F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए। 6 मित्र। तो देखिए बहुत सारे लोग इस प्रकार से ऐसे 6 बना देते हैं, लेकिन मैं एक वृत्ताकार घेरा बना दिया हूं, अपना अपना तरीका एडजस्ट करने का, क्योंकि आपसे ग्राफ थोड़ी ना पूछेगा, आपको तो आंसर मारना है। तो एक घेरा बना दिया, उसके बाद 6 पूछ रहा है तो 2 2 4 और 2 6 मैंने ऐसे बना दिया। या यहाँ पर भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी बना दो। 6 दर्शा रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गए। उसके बाद आप देखिए एडजस्ट करना। 6 मित्र है ABCDF,
ई एफ 6 मित्र हो गया, लेकिन जैसे तैसे बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है आपको क्या बताए थे एडजस्टमेंट के कंसेप्ट में कि सबसे पहले दाएं बाएं वाला को ढूंढो। सबसे पहले बीच वाला से कुछ नहीं पता चलेगा कि ए बी और सी के बीच में, उससे कुछ नहीं पता चलेगा कौन दाएं कौन बाएं पता नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट मतलब कंसेप्ट यहां भी देखिए हर क्वेश्चन में क्लियर होगा। सबसे पहले दाएं बाएं वाला, उसके बाद उसी से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ेंगे। दाएं बाएं के मतलब जस्ट बगल में होगा, के दाएं या के बाएं के मतलब छोड़ के, से दाएं या से बाएं के मतलब जोड़ के। तो यहां देखिए पहला पॉइंट से तो पता चला कि 6 गो मित्र है। दूसरा पॉइंट है ई डी के बाईं ओर है, तो यहां से तो पता चल ही रहा है बाएं दाएं, तो ई डी के बाईं ओर है, तो केवल बाईं लिखा है, कुछ नहीं बोला है। तो बगल में ई डी के बाईं ओर है, डी के, तो डी यहां लिखेंगे, तो बायां इधर होता है, हम सभी जानते हैं इधर लेफ्ट होता है, इधर क्या होता है राइट होता है। तो ई डी के बाईं है तो डी लिख दिए, उसके बाद ई लिख दिए। अब ई और डी से रिलेटेड कोई पॉइंट्स है उसको पढ़िए। तो बोले सर डी से तो नहीं, लेकिन ई से रिलेटेड एक छठा पॉइंट है, आप देख रहे हैं चौथा पॉइंट, एफ ई और ए के बीच में, एफ ई और ए के बीच में, तो ई और ए के बीच यहां पर ये देते हैं तो बीच में डी आ जाता है, तो कंफर्म हो गया इधर होगा। एफ जो है ई और ए के बीच में है, तो ए यहां दे देते हैं और एफ यहां देते हैं, क्योंकि इधर देने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ई के बाद यदि यहाँ पे ए देते तो बीच में डी आता, लेकिन यहां बोल रहा है कि एफ जो है ई और ए के बीच में एफ है। ई पहले से लिखा हुआ था, तो जो पहले से एडजस्ट हो उसी से रिलेटेड पॉइंट को पढ़िए तो जल्दी एडजस्ट होगा। अब अगला पॉइंट्स पढ़िए, एक और बच रहा है तीसरा पॉइंट जो हम लोग नहीं पढ़े थे, सी ए और बी के बीच में है, तो अब हो गया और क्या, ए हो गया, यहाँ पर बी दे देंगे और यहाँ पर सी, एडजस्ट हो गया 6 के 6। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग हम लोग सीख रहे हैं, लिखते तो बचपन से आ रहे हैं, बहुत दिन से बहुत सारे लोग 5 साल 6 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, कॉपी भरते आ रहे हैं, लेकिन जब भी हमारे साथ आप समय बिताइए, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती होता है। फिर से देखिए 6 मित्र ABCD F केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाए हुए, वृत्ताकार घेरा बना दिए, 6 को इंडिकेट कर दिए। दाएं बाएं वाला पहला पॉइंट ही मिल गया, ई डी के बाईं ओर है, डी लिख दिए, बाईं ओर ई है, सिर्फ बाईं बोला है, नंबरिंग ना है तो जस्ट बगल में। ई से रिलेटेड पॉइंट्स मिला, एफ ई और ए के बीच में है, तो ई के बाद यदि इधर हम लिखते हैं ए तो बीच में डी आता है, तो कंफर्म है इधर ही एक रास्ता है। ई यहाँ पर पहले से लिखा हुआ, यहाँ ए लिख देंगे तो बीच में खाली है, वहां एफ। अब एक पॉइंट सौ पड़ा तीसरा, सी ए और बी के बीच में है, तो ए लिखिए दिए, यहाँ पर बी लिख देंगे, तो ए और बी के बीच में एक जगह होना चाहिए, तो वहां पे सी होगा। 6 को 6 देख लीजिए, एडजस्ट हो गया। अब फटाफट हम लोग आंसर मान देते हैं। दूसरा का आंसर, सी के ठीक दाईं ओर कौन है, सी के ठीक, तो पहले सी को पकड़ो, सी के ठीक दाईं ओर, तो इधर से दाएं चलता है, इधर से बाएं, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है, तो देख लीजिए ए है, तो ए ऑप्शन मिलाइए, ए कैमा ऑप्शन में है, तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है तीसरा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 में बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर, तो बी को पकड़ी, बाईं नीचे की ओर आएगा, इधर बाईं होता है, तो बी के बाईं ओर कौन है, डी, और तीसरा में डी है, ऑप्शन नंबर पहला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पकड़िए। निम्नलिखित में से उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है पहला कथन, तो पहला कथन तो जरूरी है, क्योंकि ABCDEF सब पता चला है, ABCDEF नाम पता चला पहला से, ई डी के बाईं ओर है, पहला से एडजस्ट किया, इधर बीच वाला, और सी ए और बी के बीच है, ये भी तीसरा से पता चला, यानी इसको एडजस्ट करने में चारों के चारों पॉइंट्स को हम लोग को पढ़ना पड़ा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है, तो यहाँ पर कोई भी अनावश्यक नहीं है, सभी का इस्तेमाल हुआ, इसलिए सभी आवश्यक है। यदि कोई एक पॉइंट ऐसा रहता जिसको बिना पढ़े ही एडजस्ट हो जाता तो वही अनावश्यक आगे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सभी के सभी आवश्यक है, जबकि ऐसा ऑप्शन में नहीं लिखा हो तो यहाँ पे होगा 5वां ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, यानी इसका होगा 5वां ऑप्शन। हो सकता है ऑप्शन में लिख देता सभी जरूरी है तो वही वाला आंसर होता, लेकिन सभी जरूरी है ये लिखवे नहीं किया है, तो इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो हम लोगों ने देखा एक ही में सिर्फ एडजस्ट करना था, क्लियर होता गया। आगे और देखते जाएंगे, 8-8 10-10 को एडजस्ट करेंगे, क्लियर पूरा का पूरा होते चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। 5 भी उसी प्रकार से है, कैरम खेलने वाला है, PQR और S कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम इस प्रकार से, ठीक है, कैरम खेल रहे हैं, P एवं R तथा S एवं Q आपस में जोड़ीदार है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये कैरम खेलने वाले इस प्रकार से, ऐसे कैरम आप खेले होंगे तो देखे होंगे यहाँ पे रहते हैं, और जोड़ीदार हमेशा आमने सामने होता है, ध्यान रखिएगा, कैरम हो या कुछ भी हो, कोई भी क्षेत्र में जोड़ीदार आमने सामने होता है।
तो पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं, पी एवं आर तथा एस एवं क्यू आपस में जोड़ीदार है, मतलब पी आर का जोड़ीदार है और एस क्यू का। एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम है। अब देखिए यहाँ भी जिसका का प्रयोग हो गया, जिसका या जिसके या जो की नजदीकतम के लिए होता है। तो एस आर के दाईं ओर है, एस आर के दाईं ओर है तो पहले आर लिखेंगे, लेकिन जिसका मुंह पश्चिम है, एस आर के दाईं ओर है जिसका, तो जिसका का नजदीकतम आर है, मतलब आर का मुंह पश्चिम की ओर है। तो बोले सर आर का मुंह पश्चिम की ओर है, इसका मतलब निश्चित रूप से हम लोग का ये ऐसे बैठा हुआ आदमी है, तब पता चलेगा। कोना पर बैठा है तब तो डायरेक्शन उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर है तो निश्चित है आर बैठा हुआ होगा पूरब में, क्योंकि हम सभी अभी देखे थे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट पूरब, लेफ्ट पश्चिम। तो बोला एस आर के दाईं ओर है जिसका आर के लिए मुंह पश्चिम की ओर है, मतलब आर की मुंह पश्चिम है, यानी आर पूरब में बैठेगा तब ना मुंह पश्चिम रहेगा। तो आर पूरब में, और आर का जोड़ीदार कौन है, तो ऊपरी में लिख दिया है कि पी एवं आर जोड़ीदार है, तो यहाँ आर हो गया तो निश्चित है यहाँ पर पी होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे एस आर के दाईं ओर है तो आर लिखिए दिया तो निश्चित है अब इसका दायां इधर होगा राइट, इधर क्या होगा लेफ्ट। तो आर के दाईं ओर कौन है, एस। हमने क्वेश्चन निकाला एस आर के दाईं ओर है जिसका मुंह था, जिसका से आर एडजस्ट किए, आर का जोड़ीदार पी है तो पी एडजस्ट हो गया, और आर के दाईं ओर एस है तो एस एडजस्ट हो गया, और एस का जोड़ीदार क्यू है तो क्यू भी एडजस्ट हो गया। क्लियर हो गया, खत्म। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, बताएं कि क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है। क्यू का मुंह था, क्यू बैठा हुआ है दक्षिण में, तो मुंह किधर है, उत्तर, यानी क्यू का मुंह किस दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 8, यहाँ देखिए 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन यहाँ भी उड़ा देंगे एक एडजस्टमेंट। करा ए बी सी डी ई और एफ और जी, लीजिए 7 आदमी आ गया, ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। अब ताश खेले चाहे भुंजा खाए उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को एडजस्ट करना। तो एक वृत्ताकार घेरा बना लेते हैं, इसमें 6 आदमी को एडजस्ट करना है, तो चलो 2 2 4 हो गया, उसके बाद 5 6 हो गया, और एक और कहीं पे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ 7 हो गया। देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब पढ़िए इसके निर्देशों को कैसे कैसे है। सबसे पहले तो दाएं बाएं वाला पढ़ेंगे, तो पहला निर्देश एफ जी के दाएं और दूसरा है, तो यहीं से पता चल गया। अब दाएं बाएं दूसरा तीसरा कुछ भी रहे, लेकिन पता तो चल ही गया ना, एफ जी के दाएं और दूसरा है जी के दाएं ओर, तो पहले जी लिख देते हैं यहाँ पे। हम सभी जान रहे हैं दाएं यानी राइट इधर, लेफ्ट इधर, तो कौन है, क्या बोला, एफ जी के दाईं और दूसरा है, के दाईं लगा है, जी के मतलब इसको छोड़ के दाएं, 1 2 एफ। मतलब एग्जाम्पल देखते जाएंगे तो जो कंसेप्ट बताया ना वो और माइंड में छपते चला जाएगा, और आप दूसरे को पढ़ा भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर आप पढ़ा दीजिएगा, तब तो फिर गदगद हो जाइएगा, फिर कभी भूलिएगा ही नहीं। तो एफ जी के दाएं, तो जी लिख दिया, के लगा हुआ तो इसको छोड़ के 1 2 दूसरा है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है क्या दूसरा में कि बी एफ का पड़ोसी है। हालांकि मैंने आपको क्या बताया था कि जिसको एडजस्ट कर दिया उसी से रिलेटेड पॉइंट को पढ़िए, तो बोलिए कि सर दूसरा पॉइंट तो वैसा नहीं है, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। अब आगे देखिए, ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं चौथे स्थान पर। अब देखिए जी से रिलेटेड मिल गया, तो देखिए ई जो कि, अब चूंकि ई है ये आपको है ये नहीं, तो जो कि इसी के लिए आया, ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथा है, तो जी के दाईं ओर चौथा कौन हो गया, ई के बारे में बोला है कि जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथा है, तो जी के दाईं ओर चौथा ई है, तो जी को छोड़ के दाएं चलेंगे, 1 2 3 चौथा हो गया ई। लेकिन ई जो है सी का पड़ोसी है, हमने क्वेश्चन ही करा, ई जो कि सी का पड़ोसी है जी के दाईं ओर चौथा है, तो जी से तो हम चौथा दाएं चल दिए, लेकिन इस सी का पड़ोसी है तो सी यहां भी हो सकता है और यहां भी, अभी मैंने यहां लिख दिया है, क्योंकि पड़ोसी दाएं भी हो सकता है बाएं भी। अब आगे बढ़िए, सी से रिलेटेड है, तो दूसरा पॉइंट ही कह रहा था कि बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का पड़ोसी नहीं है, तो सी का स्थान यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि यहां पर यदि हम सी को लिखते हैं, ठीक है ना, सी को यहां पे लिखते हैं तो हो सकता है बी का पड़ोसी हो जाए। तो यहां पे कह रहा है क्या, बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं, तो बी का सबसे अच्छा जगह यही है। यहाँ पर बी लिखे हैं तो एफ का पड़ोसी होगा लेकिन सी का पड़ोसी नहीं हुआ। अभी सी यहाँ है कि यहाँ एडजस्ट नहीं हुआ, अभी देख लीजिए आगे। अगला लास्ट पॉइंट है डी ई और ए के बीच में है। अब डी जो है ई और ए के बीच में है, तो बोलिए सर ई
और ए के बीच में डी, यही तो एक जगह ही बच रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ये डी हो गया। क्लियर हो गया, एडजस्ट हो गया। फिर से पढ़ते हैं फटाफट। ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार घेरा, 7 आदमी हम 7 को का बना दिए। पहला लाइन है एफ जी के दाईं ओर, दूसरा है जी लिख दिए, दाईं ओर 1 2 एफ लिख दिए। अगला पॉइंट बी एफ का पड़ोसी है लेकिन सी का नहीं, तो यहां पर भी लिख सकते थे, चूंकि एफ है तो बी एफ का पड़ोसी है, तो जी और एफ के बीच में बी को लिख देते हैं, तो फिर इसी का पड़ोसी होने का कोई संभावना नहीं रहेगा, इसलिए हम बी को यहां एडजस्ट कर दिए। तीसरा पॉइंट है कि ई जो कि सी का पड़ोसी है, जी के दाईं ओर चौथा है, तो जी यहां पर लिखा हो दाएं 1 2 3 चौथा ई लिख दिए, लेकिन ई जो है सी का पड़ोसी, इसलिए सी यहां लिख दिए। लेकिन सी यहां भी हो सकता था, लेकिन चलिए मैंने यहां लिख दिया है। यदि इधर एडजस्ट नहीं होता तो सी को फिर इधर लाते। अब लास्ट पॉइंट था डी और ई, डी ई और ए के बीच में है, डी ई और ए के बीच में, तो ई पहले से एडजस्ट है, इधर तो पहले से फुल है एफ, तो इधर ही आएगा ई और यहां पर ए, बीच में हो गया कौन, डी। एडजस्टमेंट हो गया। समझने का प्रयास करिए, बोर होने की जरूरत नहीं, बार बार देखिएगा, निश्चित है आपके लिए आसान हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अब फटाफट हम लोग आंसर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। 6 क्या कहता है, क्या जी के ठीक बाईं ओर कौन है, जी के ठीक है, तो जी के ठीक बाईं ओर ए है, और ए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर तीसरा, तो तीसरा हो गया। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 आइए। 7 में करा एफ का पड़ोसी कौन है, तो बोले सर एफ का पड़ोसी बी और सी है, या सी और बी, जो भी देखिए बोलिए। तो पहला ऑप्शन बोला सी और बी, तो यानी हो गया 7 का आंसर पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। जी के बाईं और चौथे स्थान पर कौन है, जी के बाईं और चौथे स्थान पर, तो जी हो गया, इसको छोड़ के बाईं चौथा, 1 2 3 4 सी हो गया। बाईं इधर से, दाईं इधर से, तो जी के बाएं चौथा, तो जी को छोड़ के 1 2 3 4, तो सी हो गया, यानी जी के बाएं चौथा सी है, और सी है ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हुआ 8 तक। बस एडजस्टमेंट भी मैं दोबारा बनाते चल रहा हूं, आपका समय लगेगा, लेकिन आपको सीख लेना है निश्चित रूप से। क्लियर हुआ 8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएंगे। एडजस्ट करिए। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, तो मैंने 2 2 4 और 1 5 एडजस्ट कर दिया। आधा काम हो गया, यहाँ पे आसान हो जाता है एडजस्ट करना। कैसे, अजय रमेश और दामनिक के बीच में है, तो बीच से पता नहीं चलता कहाँ पे लिखे। सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, यहां से पता चल गया। मैं आपको क्या बताया हूं कि वृत्ताकार में सबसे पहले दाएं बाएं वाला पॉइंट को पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड पॉइंट को पढ़िए और एडजस्ट करते चले जाइए बस। तो सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, तो पहले बाबू लिख दिए। बाईं ओर बोला है तो जस्ट बगल में, क्योंकि नंबरिंग तो बोला ही नहीं है, तो यहाँ पे सुलेमान आ गया, लिख दिए। उसके बाद आप पढ़िए ऊपर वाला। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हुए, अजय रमेश और दामनिक के बीच में है, और रमेश सुलेमान, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि बाबू के बाईं ओर सुलेमान है, एक पॉइंट और लिख दिया, रमेश सुलेमान के बाईं ओर है। रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, तो यहां पे रमेश होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाई इधर से राइट, इधर से लेफ्ट। फिर से पॉइंट पढ़िए, क्या पढ़े थे, सुलेमान बाबू के बाईं ओर है, बाबू एडजस्ट किए, बाएं में सुलेमान, और रमेश सुलेमान के बाईं ओर है, सुलेमान एडजस्ट हो गया, इसके बाएं में रमेश। अब पहला पॉइंट आप पढ़िए, बोला अजय रमेश और दामनिक के बीच में, तो रमेश यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे दामनिक लिखा जाएगा, दामनिक। तो अब बचेगा कौन, अजय ही बचेगा, और कोई जगह ही नहीं है, 5 आदमी हो गया। रमेश लिखा हुआ है यहाँ पे, दामनिक का बीच में अजय, तो यही तो बोल रहा था कि अजय रमेश और दामनिक के बीच में, आराम से एडजस्ट हो गया। बस एडजस्ट कर दिए। अब फटाफट एक ही में आंसर, एक ही क्वेश्चन इसमें है, बताएं अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, तो अजय के ठीक दाईं ओर, तो बोले सर हम सभी जान रहे हैं कि दायां इधर होता है, चूंकि इधर मुंह करके बैठा हो, तो अजय के दायां इधर हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट, तो अजय के दाईं में कौन है, रमेश है। यही तो पूछ रहा है कि बताएं कि अजय के ठीक दाईं ओर कौन है, रमेश है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और मजेदार क्वेश्चन, एक में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन देखिए 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा में फिर से बैठ गया, 2 2 4 और 1 5 एडजस्ट कर दी। ताश खेल रहे हैं, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, पहला से ही बाएं पता चल गया, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, तो पहले राजेश लिख दिए। हम सभी जान रहे हैं भाई इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, तो राजेश के बाईं ओर कौन है, मुकुंद है, तो मुकुंद भी लिख दिए राजेश के बाईं ओर। अब इसी से रिलेटेड पढ़िए, मुकुंद राजेश के बाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर है, एवं अनिल और नागेश के बीच में है, बताएं नागेश के दाईं ओर। अब ये दोनों से रिलेटेड कोई पॉइंट्स ही नहीं है,
3 गो पॉइंट्स बच रहा है और 3 आदमी के बारे में चर्चा कर दिया है। अब आपको समझना है तो पढ़िए। ये दोनों तो एडजस्ट हो गया सीधा एक ही लाइन में कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर। अब बोल रहा है विजय अनिल के दाईं ओर, और कहता है क्या विजय अनिल के दाईं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में है। विजय अनिल के दाईं ओर है लेकिन अनिल और नागेश के बीच में, तो ये तो कंफर्म हो गया कि विजय बीच में है, लेकिन किसके बीच में? अनिल और नागेश के बीच में है। लेकिन इस शुरू में लिख दिया है कि विजय अनिल के दाईं ओर है, तो अब निश्चित हो गया कि अनिल को इधर ही लिखना पड़ेगा। अनिल यहाँ लिखेंगे और नागेश को यहाँ लिखेंगे। बोले सर यहाँ अनिल यहाँ नागेश क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि बोल दिया है कि विजय बीच में तो है, अनिल और नागेश के बीच में विजय है लेकिन अनिल के दाएं है, तो अनिल इधर लिखेंगे तब ना। देखिए ये देखिए अनिल के दाएं, अनिल के दाएं है विजय और नागेश के बाएं होगी। देखिए अनिल और नागेश के बीच में विजय है लेकिन विजय अनिल के दाएं भी है, ये भी ध्यान रखना है। तो पांचों का पांचों एडजस्ट हो गया। क्लियर? अब क्लियर हो गया तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या करें। बताएं कि नागेश के दाएं ओर कौन है? तो नागेश यहाँ हम सभी जानते हैं नागेश इधर मुंह करके बैठा हुआ, तो दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। तो नागेश के दाएं ओर कौन है? मुकुंद है। नागेश के दाएं ओर कौन है? मुकुंद। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 13 देख लीजिए। 3 क्वेश्चन एक ही में, बस एडजस्ट करना है। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। 6 व्यक्ति हैं, 2, 2 4 और 2 6 डाल दिए। अब देख लीजिए फटाफट कैसे बैठे हुए। विजय सुधीर के बाएं हैं, तो सबसे पहले सुधीर लिखेंगे। सुधीर के बाएं, इधर राइट इधर लेफ्ट। कौन है? विजय। सिर्फ बाएं बोला है तो जस्ट बगल में लिख दो जब तक कि नंबरिंग ना बोले। तो विजय सुधीर के बाएं। अब सुधीर और विजय से रिलेटेड कोई पॉइंट्स है तो और आसान है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होगा। कहता अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अब इससे तो कुछ पता नहीं चला, अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। तो नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे है। नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पे, मतलब ये दोनों से रिलेटेड अब एक पॉइंट ही नहीं, यहाँ पे एडजस्टमेंट करने में परेशानी होती, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए आसान से फिर से पढ़ते हैं। विजय सुधीर के बाएं हैं, सुधीर लिख दिया विजय। अभी चारों में 4 आदमी को एडजस्ट करना है, दोनों लाइन मिला के पढ़िए। विजय सुधीर के बाएं तो लिख दिया। अमर राकेश और सौरभ के बीच में है, तो निश्चित है अमर या तो यहाँ या तो यहाँ होगा, क्योंकि यदि यहाँ देते हैं तो राकेश सौरभ लिखने का बीच में जगह ही नहीं, तो अमर या तो यहाँ होगा। अब अगला पॉइंट्स पढ़िए। अमर राकेश और सौरभ के बीच में नीरव अमर के बाईं और दूसरे स्थान पर। अब नीरव जो है अमर के बाईं ओर, मतलब अमर को ऐसा लिखिए कि जिसके बायां में दूसरा स्थान पे नीरव आ जाए। तो बोलिए सर अमर को यहाँ लिखते हैं तो बायां में दूसरा तो सुधीर आ जाता है, तो निश्चित है अमर को यहाँ भी लिखे, यहाँ ही लिखेंगे। और अमर के बाईं दूसरे स्थान पे 1 2, ये कौन है? नीरव है। अमर के बाईं दूसरे स्थान पे कौन है? नीरव है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगला पॉइंट, पहले तो अब अमर लिखा गया, तो अमर के बारे में क्या बोल रहा है कि अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। तो देखिए 2 स्थान खाली रह गया, 1 2, तो अमर जो है राकेश और सौरभ के बीच में है, तो यहाँ पे राकेश हो सकता है, यहाँ पे सौरभ हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, सिर्फ बीच में बोला है। राकेश और सौरभ के बारे में दाएं बाएं कुछ बोला ही नहीं है, तो राकेश या यहाँ पे सौरभ भी हो सकता है, और यहाँ पे सौरभ या राकेश भी हो सकता है। इसी प्रकार के प्रश्नों में फंसाया जाता है। एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। विजय सुधीर के बाएं हैं, सुधीर लिख दिए, बाएं विजय। इसको एडजस्ट करना बिल्कुल आसान। अमर राकेश और सौरभ के बीच है, तो हमें लगा कि अमर या तो यहाँ होगा, लेकिन अमर के बारे में एक पॉइंट और लिखा है कि अमर राकेश और सौरभ के बीच में नीरव अमर के बाईं ओर, तो अमर के बायां में दूसरा स्थान पे नीरव होना चाहिए। अमर के बाईं दूसरे स्थान पे नीरव, तो अमर को यदि यहाँ लिखे दूसरा स्थान ये आ जाएगा, यहाँ लिखे दूसरा स्थान ये आ जाएगा, तो फिर अमर बीच में होगा ही नहीं, इसलिए अमर को यहाँ लिखे दूसरा स्थान बाएं नीरव, और अमर राकेश सौरभ के बीच में है, तो यहाँ भी राकेश या सौरभ, यहाँ भी राकेश या सौरभ, क्योंकि बीच से तो दाएं बाएं पता नहीं चलता। अब फटाफट आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, विजय के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? विजय के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? तो देख लीजिए, विजय के दाईं ओर, विजय हो गया, दाईं और दूसरा स्थान पर, विजय के दाएं इधर होगा, 1 2, कौन है? नीरव। तो विजय के दाईं और दूसरे स्थान पर नीरव है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। अमर और विजय के बीच में कौन है? तो अमर है,
विजय है, इसके बीच में कौन है? तो राकेश या सौरभ हो सकता है। तो क्या सौरभ या राकेश ऑप्शन में दिया था तो ठीक है, नहीं तो पार्टिकुलर देगा तो होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि कौन है पता नहीं। हम लोग तो वैसे ही अनुमान लगाए कि राकेश या सौरभ, या यहाँ पे सौरभ या राकेश। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन दे दिया है सौरभ या राकेश, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला होगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कारण निम्नलिखित में से नीरव से अमर का स्थान क्या है? नीरव से, तो नीरव से बोला है तो यहीं से गिनती शुरू करें, क्योंकि से मतलब तो इधर अमर है, तो 1 2 3, यानी नीरव से इसका स्थान क्या है? तीसरा, तो दाएं तीसरा। तो ये पहला ऑप्शन दर्शा रहा है दाएं से तीसरा, क्योंकि से मतलब उसको जोड़ के गिनती करना, के मतलब उसको छोड़ के गिनती करना। क्लियर हुआ 13 तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 15 देख लीजिए एक ही में। एक परिवार में 4 सदस्य दीपक, अजय, शुभम और ललिता ताश खेल रहे हैं। चलो भाई, लॉकडाउन का समय है, बैठ के ताश खेलेगा। ताश खेलेगा तो फिर इस रूप में बैठेगा, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। खेलो ताश। कह रहा है क्या? एक परिवार के 4 सदस्य दीपक, अजय, शुभम और ललिता ताश खेल रहे हैं। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, यानी दीपक उत्तर में बैठा है। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब दीपक उत्तर में बैठा हुआ है। आगे चलिए बीच में काल बैठाते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं। दीपक उत्तर में बैठा हुआ है क्योंकि उसका मुंह दक्षिण की ओर है, तो हम समझ गए कि उत्तर में जो बैठेगा उसी का मुंह दक्षिण होगा। शुभम का मुंह पूरब की ओर है, यानी शुभम पश्चिम में बैठा हुआ है, यानी शुभम यहाँ पर बैठा हुआ है, तभी तो उसका मुंह पूरब होगा। ललिता का मुंह पश्चिम दिशा में है, तो यानी ललिता पूरब में बैठी हुई है। ललिता का पश्चिम है मुंह, तो पूरब में बैठे हुए ललिता। अब कहता है कि अजय ललिता के बाईं ओर है। बोले सर वैसे भी अब 3 आदमी बैठेंगे तो अजय को यहाँ पे हम ऐसे भी बैठाइए, लेकिन क्योंकि एक ही स्थान खाली है, अब ललिता के बाईं हो ही गया, तो अजय ललिता के बाईं ओर बैठा। फटाफट देख लो आंसर, देख लीजिए 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ीदारों का जोड़ा है? तो क्या दीपक अजय दिया हुआ है ऑप्शन में, शुभम ललिता, तो शुभम दीपक तो है नहीं, दीपक ललिता तो जोड़ीदार है नहीं, क्योंकि जोड़ीदार आमने सामने होता है। अजय शुभम, अजय के साथ शुभम तो है नहीं, ये भी नहीं होगा। अजय ललिता, अजय के साथ ललिता, ये भी नहीं होगा। शुभम ललिता यानी ऑप्शन नंबर 5वां हम लोग का आंसर हुआ 14। अब 15 देखिए मजेदार क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न को उत्तर ज्ञात करने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है? तो चौथा जो लिखा है ना कि अजय ललिता के बाईं ओर बैठा है, ये जाने की कोई जरूरत ही नहीं था, क्योंकि दीपक, शुभम और ललिता हम पहले ही एडजस्ट कर लिए थे, तो अजय के लिए एक ही को जगह बचा हुआ था नीचे दक्षिण। यदि शुभम ललिता के बाईं ओर ही नहीं भी लिखा हुआ रहता ना 5वां लाइन, तो भी हम एडजस्ट कर लेते। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा कथन अनावश्यक है, तो 5वां यानी ऑप्शन नंबर 4 दिया है। 5वां जो लाइन है कथन है वो अनावश्यक है, उसके बिना भी हम एडजस्ट कर सकते थे। क्लियर हुआ? इसी रूप में अनावश्यक वाला एक पीछे भी पूछा था, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने देखा 15 तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 18 देख लीजिए, बस अब लास्ट होने वाला है, हम लोग 30 तक जल्दी पहुंच जाएंगे। 16 से 18 पढ़िए। कदा 16 से 18 तक के प्रत्येक प्रश्न निम्नलिखित जानकारियों पर आधारित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 18 एक ही में देखते हैं, मतलब 16 17 18 3 क्वेश्चन, सिर्फ एडजस्टमेंट पहले देखिए। 6 व्यक्ति ABCD E और F, 2 2 4 2 6 आमने सामने मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा बनाकर बैठे हैं। B A और C के बीच में है, तो बीच से तो पता नहीं चलेगा। अगला E F और D के बीच में है, यहां से भी नहीं पता चलेगा। F A के ठीक सीधे में विपरीत और E के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो और प्रथम नाम के लिए आता है। मैंने आपको पॉइंट्स में भी लिखा था कि और या लेकिन का प्रयोग प्रथम के लिए, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि F A के ठीक सीधे में विपरीत और E के दाईं ओर बैठा हो, तो E के दाईं ओर F के लिए ही आया है, तो पहले ही लिख देते हैं। E के दाईं ओर F है और ये सीध में विपरीत किसके है? A के विपरीत है, तो यहाँ F हो गया, तो यहाँ पे A हो गया। क्लियर? अब पढ़िए ऊपर वाला, B A और C के बीच में है, तो बोले सर A और C इधर तो होगा नहीं, अब इधर ही होगा। A और C के बीच में कौन कर देते हैं? B। अब 5 स्थान भर ही गया, अब एक ही आदमी है, तो अगला पॉइंट्स देख लीजिए। बोल रहा है क्या कि E F और D के बीच में है, तो E जो है F और F तो लिखा हुआ है, यहाँ पे D लिख देंगे, तो F और D के बीच में कौन हो गया? E
एडजस्टमेंट हो गया। अब फटाफट हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 16 ही देख लो। 16 में कह रहा है डी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच है, तो डी ए और ई के बीच में है, और ए और ई है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। 17, यदि बी और ई आपस में स्थान बदल ले, बी और ई मतलब यहाँ पे ई चला जाए, ठीक है, और यहाँ पे बी चला जाए, स्थान बदल ले। केवल एक क्वेश्चन के लिए ऐसा होता है, आपस में स्थान परिवर्तन कर ले, यही तो बोल रहा है। इसी प्रकार सी और डी का भी आपस में, बी और ई स्थान परिवर्तन कर लिया, फिर सी और डी भी आपस में स्थान बदल ले, तो सी और डी मतलब यहाँ पे डी चला जाएगा, यहाँ पे सी चला जाएगा। तो ए और ई और बी आपस में बदल लिया, सी और डी भी आपस में स्थान बदल लिया। तो आप पूछ रहा है कि ए निम्नलिखित में से कौन जोड़ा के बीच में है, तो बोले सर ये तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ई आ गया है और यहाँ पर सी आ गया है, यानी ई और सी के बीच में ए है, ई और सी के बीच में, ई और सी, यही तो हो गया। यहाँ पे सी हो गया ना, यहाँ पे ई हो गया। ए किसके बीच में है, तो ई और सी, और ई और सी यहाँ पे किसी में दिया हुआ है ही नहीं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे हम लोग का इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लीजिए। डी के ठीक बाईं ओर कौन है, डी के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ डी हो गया, ठीक बाईं ओर कौन है, ए है। डी के ठीक बाईं ओर कौन है, ए है, इसलिए हो गया ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर, ऑप्शन नंबर पहला। यानी 16, 17, 18 तक हम लोग देख लिया, 18 तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं फटाफट। 19 एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एडजस्ट तो करना है, मेन तो हमें एडजस्ट करना सीखना है। यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं, असमान क्रम में है, लेकिन चलिए मैं ऐसे ही एडजस्ट कर देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 व्यक्ति एडजस्ट कर दिए। अब कहता है बी एफ और सी के बीच में है, नहीं पता चला इससे। ए ई और डी के बीच में है, इससे भी नहीं पता चलेगा। और एफ डी के बाईं ओर है, यहां से पता चल गया। एफ डी के बाईं ओर है तो पहले डी देंगे, हम सभी जानते हैं बायां मतलब लेफ्ट इधर और राइट इधर, तो एफ डी के बाईं ओर है तो डी, और डी के बाईं ओर एफ है। अब एफ से रिलेटेड है ऊपर में, बी एफ और सी के बीच में है, तो एफ है तो यहाँ पर सी देंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि इधर तो अब इधर देंगे यदि सी तो बीच में तो डी आ जाएगा, तो एफ के साथ सी और बीच में कौन आ गया, बी। अब आगे पढ़िए, बी एफ और सी के बीच में एडजस्ट हो गया। ई ए और डी के बीच में है, तो डी यहाँ पे हो गया, यहाँ पर ए दे देंगे, तो ए और डी के बीच में कौन हो जाएगा, ई। मतलब दाएं बाएं वाला पकड़ाया तो समझिए फटाफट फिर एडजस्टमेंट होना शुरू हो गया। अब इसमें क्वेश्चन एक ही तो है, बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा, तो ए और एफ के बीच में, ए और एफ के बीच में 2 व्यक्ति है, सी है और बी है, सी है और बी है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में होगा, ए और एफ के बीच में। कहीं हम लोग एडजस्टमेंट तो गलती नहीं किए, फिर से देख लीजिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ समान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, बी एफ और सी के बीच में है, बी एफ और सी के बीच में है, सही है। ए ई और डी के बीच में है, ओ यहाँ पे ई और क्या बोला है, ए ई और डी के बीच में, ए ई और डी के बीच में, तो यहाँ पे ई होगा, यहाँ पे ए होगा। ई और डी के बीच में कौन है, ए है। अब आंसर मारिए, बताएं कि निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है, तो एफ हो गया, यहाँ पे ए हो गया, एफ हो गया, ए हो गया, यानी बीच में कौन है, डी। तो हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि एफ और ए के बीच में या ए और एफ के बीच में कौन है, डी है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 से 23 आ जाइए। 20 से 23 करा 6 लड़के केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। चलो 2 2 4 2 6। अब दूसरा पॉइंट पढ़िए। राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के बाईं ओर नहीं है। राजीव मोहन के दाईं ओर है, यहां से तो पता चला, तो पहले मोहन लिख देते हैं। मोहन के दाईं यानी राइट, इधर होता है लेफ्ट, तो मोहन के दाईं ओर कौन है, राजीव। तो राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है, राजीव मोहन के दाईं ओर है, मोहन लिख दिए, दाईं में कौन हो गया, राजीव। क्लियर। अब पढ़िए, राजीव के बारे में बोल रहा है कि राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के बाईं ओर नहीं है, यानी कि यहाँ पर विजय नहीं हो सकता। राजीव जो है मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के बाईं ओर नहीं, यानी किसी भी हालात में यहाँ पे विजय नहीं हो सकता है। तो अब विजय कहाँ होगा, आगे पढ़िए। चंदर बाबू और विजय के बीच में है, चंदर जो है बाबू और विजय के बीच में है,
तो विजय तो यहाँ पर होगा ही नहीं, तो विजय यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, क्योंकि बीच में तो अब चंदर हो जाएगा। तो बोलिए कि सर ऐसा तो हो सकता है कि चंदर यहाँ भी तो हो सकता है, और विजय को हम यहाँ लिख देते हैं और बाबू को यहाँ लिख देते हैं। तो बाबू यहाँ पर विजय भी नहीं आया और विजय और बाबू के बीच में चंदर हो गया। अभी लिखे हैं लेकिन अगला पॉइंट से ही हट भी सकता है। आगे बढ़िए। अजय विजय के बाईं ओर है। अजय जो है विजय के क्या है, बाईं ओर है। तो बोलिए कि सर विजय के बाईं ओर अजय। क्वेश्चन क्या करा कि चंदर बाबू और विजय के बीच में ही तो हम लिख दिए हैं, लेकिन अजय विजय के बाईं ओर है, तो विजय के यहाँ पे अजय देंगे तो ये दाईं ओर हो जाएगा, लेकिन बोला अजय विजय के बाईं ओर है। अब कंफर्म है, यहाँ पे कर देते हैं ऐसा कि यहाँ पे कर देते हैं इसको अजय को, अजय विजय के बाईं ओर है तो विजय को यहाँ पे कर देते हैं, और बीच में कौन हो गया, चंदर, और विजय या बाबू के बीच में चंदर है तो अब बाबू हो गया यहाँ पे। बोले सर पहले लिखने से फायदा, तो यही हम लोग करते हैं कि शुरू में एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन पूरा पॉइंट्स पढ़ लीजिए तो एडजस्ट करना आसान होगा। फिर से पढ़िए। 6 लड़के बना दिए। राजीव मोहन के दाईं ओर है लेकिन विजय के बाईं ओर नहीं है, तो मोहन दाएं में राजीव। अब यहाँ पे विजय कोई हालात में नहीं होगा क्योंकि राजीव विजय के बाईं ओर नहीं है। आगे बढ़िए। चंदर बाबू और विजय के बीच में है, तो चंदर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे तो विजय होगा ही नहीं। लेकिन आगे एक लाइन और लिख दिया अजय विजय के बाईं ओर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे अजय लिखेंगे, बाएं में विजय आ जाएगा, और विजय और बाबू के बीच में चंदर आ जाएगा, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। एडजस्ट हो गए। अब फटाफट आंसर मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है यदि विजय और मोहन आपस में स्थान अदल बदल है तो विजय और चंदर के बीच में, तो विजय और मोहन आपस में स्थान बदल रहे हैं, तो विजय यहाँ है तो विजय यहाँ आ जाएगा और मोहन यहाँ चला जाएगा। तो विजय और मोहन आपस में स्थान बदल लिया, तो कह रहा है विजय और मोहन आपस में स्थान बदल ले तो विजय और चंदर के बीच में कौन होगा, तो बोले सर विजय और चंदर के बीच में बाबू होगा, क्योंकि विजय यहाँ आ गया। विजय और चंदर के बीच में कौन हो जाएगा, तो बाबू, और बाबू है ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों की स्थिति को ज्ञात करने के लिए जरूरी नहीं है। कौन सा कथन लड़कों की स्थिति, तो बोलिए सर एडजस्ट करने के लिए तो सभी को पढ़ना पड़ ही गया है, टोटल लाइन को पढ़ना पड़ा, तभी हम लोग एडजस्ट इसको कर पाए। यानी यहाँ पे होना चाहिए सभी जरूरी है, तो सभी जरूरी है ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो। मोहन के बाईं ओर कौन है, तो मोहन के बाईं ओर तो एक ही के लिए स्थान बदले, मोहन यहीं पे है, इसके बाईं ओर कौन है, बाबू है, तो मोहन के बाईं ओर बाबू है, और जो दिया हुआ है इसमें नहीं है, यानी हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ भी 5वां। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23। विजय और राजीव के बीच में कौन है, तो बोले सर राजीव तो यहाँ है और विजय यहाँ पर है, तो इसके बीच में तो अजय है, यानी विजय और राजीव के बीच में कौन है, अजय है, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ 23 तक, मतलब एडजस्ट किए, फटाफट आंसर मारे, आप दोहराते जरूर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बाजेश, जयेश, अमर और परवीन ताश खेल रहे हैं। ताश खेलने वाला है तो 4 आदमी है, इस प्रकार से बना दो। ताश खेल रहे हैं। अमर जयेश के दाईं ओर है, जो कि बरजेश के दाईं ओर है। यहां देखिए कहां से क्वेश्चन शुरू हुआ। अमर जयेश के दाईं ओर है, जो कि बरजेश के दाईं ओर है, तो जो कि किसके लिए आया, जयेश के लिए, तो शुरू से ही चल दीजिए, कहीं पर भी यहाँ डायरेक्शन का तो कोई बात ही नहीं किया। अमर जयेश के दाईं ओर है, तो पहले जयेश लिख देते हैं। इसके दाईं ओर, दायां इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट। इसके दाईं ओर कौन है, तो इसके दाईं ओर है कौन, ये क्या है, बरजेश, जयेश, रमेश और परवीर ताश खेल रहे हैं, तो अमर जयेश के दाईं ओर, तो जयेश के दाईं ओर कौन हो गया, अमर। अब अमर जयेश के दाईं ओर है, जो कि किसके लिए है, जयेश के लिए, नजदीकतम के लिए, जो कि बरजेश के दाईं ओर है। अब जो कि मतलब जयेश बरजेश के दाईं ओर है, तो बरजेश को यहां देंगे, तभी ना बरजेश के देखिए दाईं ओर कौन हो जाएगा, जयेश। अब एक आदमी और बैठा है, बचा है, कौन बचा है, बरजेश हो गया, जयेश हो ही गया और अमर हो ही गया, तो एगो परवीर, तो परवीर के लिए एक एगो जगह खाली है, तो यहाँ पे परवीर होगी। अब क्वेश्चन कर रहा है अमर के दाईं ओर कौन है, तो अमर के दाईं ओर कौन है, परवीर है। अमर के दाईं ओर कौन है, परवीर है, ऑप्शन मिला लीजिए, परवीर है, ऑप्शन नंबर 14। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से 27 देख लीजिए। 25 से लेके 27 तक हम लोग 3 क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं इसमें।
बस एडजस्ट करिए। 6 मित्र एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके घेरा बना के बैठे हुए हैं, तो 6 मित्र बैठ गए। फिर से सुबोध परबोध के दाईं ओर है, तो पहले परबोध लिख देते हैं भाई, परबोध। परबोध के दाईं, दाईं मतलब हम सभी जानते हैं राइट इधर लेफ्ट इधर, कौन है? सुबोध। सिर्फ दाईं बोला है, नंबरिंग कुछ नहीं बोला है, तो सुबोध परबोध के दाईं ओर है, लिख दिए। उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। अब उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, तो यहां से कुछ पता नहीं चला। सुबोध और उमा के बीच में परवीर है, तो सुबोध और यहाँ पे उमा दे दिए हैं, बीच में कौन है? परवीर है। ठीक है, सुबोध और उमा के बीच में परवीर है, तथा परवीर आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। परवीर आलोक के बाईं ओर, तो बोले सर आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो आलोक को यहाँ पे दीजिए ना। आलोक के बाईं मतलब इसको छोड़ के 1 2, बाईं इधर ना होगा, इसके लिए बाईं इधर दाएं इधर, चूंकि हम सभी जानते हैं इधर इस प्रकार से लेफ्ट होता है, इस प्रकार से राइट होता है। तो फिर से पढ़िए, सुबोध और उमा के बीच में परवीर है, लिख दिए। सुबोध यहाँ पर पहले से पता था, उमा लिख दिए, परवीर लिख दिए। और परवीर के बारे में लिखता है कि तथा परवीर आलोक के बाईं और दूसरे स्थान, तो आलोक यहाँ दिए, इसके बाएं में 1 2, दूसरा स्थान पे परवीर है। अब एक लाइन और छूटा था बीच वाला, उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, तो बोले सर उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, वैसे भी यहाँ पे सुधा होगा। उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 25 से आ जाइए, एडजस्ट हो गया। 25, यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान बदल ले, आलोक और सुबोध स्थान बदल ले, तो बोले सर यहाँ पे आलोक आ जाएगा और सुबोध यहाँ पे चला जाएगा। आलोक के जगह पे सुबोध चला जाएगा, सुबोध के जगह पे आलोक चला जाएगा। अब ये जब स्थान बदल लिया तो क्या हुआ? तो बोला यदि आलोक और सुबोध परस्पर स्थान पर, परवीर के दाईं और दूसरा कौन होगा? तो बोले सर परवीर हुआ ना, इसके दाएं इधर होगा दूसरा, पहला तो उमा होगा, दूसरा सुबोध आ गया। चूंकि आलोक का सुबोध स्थान बदल लिया तो सुबोध आ गया, तो परवीर के दाएं और दूसरा कौन होगा? सुबोध होगा। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा। तो केवल एक क्वेश्चन के लिए स्थान बदलता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आइए, सुधा के दाईं ओर कौन है? तो सुधा के दाईं ओर तो परबोध है, सुधा के दाईं ओर परबोध है, जो है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए, उपयुक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्न कौन से कथन की जरूरत नहीं है? तो यहाँ पे कौन से कथन की जरूरत नहीं है तो देख लेते हैं। पहला 6 मित्र पता चला, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। उसका सुबोध परबोध के दाईं ओर, ये एडजस्ट करवे कि उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, तो ये लाइन लास्ट में पढ़े थे। लेकिन आगे पढ़िए, सुबोध और उमा के बीच में परवीर ही पढ़े, तथा परवीर आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो यहां से आलोक पता चला। लेकिन एक स्थान बचा, तो यहाँ पे हम सुधा तो लिख सकते थे। बोले सर दूसरा लाइन नहीं पढ़ेंगे तो क्या स्थान है खाली बचा, लेकिन जो सुधा नाम लाए वो लाए कहां से? दूसरा लाइन में शुरू में तो नाम दिया नहीं। यदि शुरू में सबका नाम दे दिया होता और एक क्या स्थान खाली बचता तो दूसरा लाइन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन नाम ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे जो हम लोग नाम लाए हैं, ये तीसरा, उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, तो निश्चित है नाम लाने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, यानी सभी के सभी कथन पढ़ना पड़ेगा, यानी यहाँ सभी जरूरी है। तो सभी जरूरी है, ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 5 क्लियर होगा। सभी को आपको मिला लेना है, एक एक क्वेश्चन को फिर से दोबारा बनाना है। 27 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मात्र एक क्वेश्चन मैं आपको ऑफर दिया हूं, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि जोड़ीदार वाला ताश खेलने वाला 4 व्यक्ति वाला मैं 3-4 क्वेश्चन पीछे बता चुका। इसका जवाब आपको कमेंट में जरूर देना चाहिए, सभी विद्यार्थी को देना चाहिए, ताकि हमें लगे कि आप लास्ट तक वीडियो को देखे हैं और आपको फायदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जरा ध्यान दीजिएगा। 6 लड़कियां, एक ही क्वेश्चन है, 6 लड़कियां, तो 2 2 4 2 6 एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, मतलब सरिता के बारे में बोल रहा है कि सुषमा के बाईं ओर है, तो पहले सुषमा लिख देता हूं भाई। सुषमा के बाईं ओर कौन है? सरिता है, तो सरिता भी लिख दिया। सुषमा के बाईं ओर सरिता है, तो फिर चाहिए सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तथा सुधा के दाईं ओर है, तो तथा भी सरिता के लिए तथा या और एक ही होता है। तो सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो सुषमा बाईं ओर सरिता लिख दिए, केवल बाईं बोला है। तो उसके बाद बोला तथा सुधा के दाईं ओर है, तो बोले सर सरिता सुषमा के बाईं ओर और सुधा के दाईं ओर, तो सुधा इधर लिखे, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस प्रकार से राइट होता है, इस प्रकार से लेफ्ट होता है। तो सुषमा के बाईं ओर सरिता है, सुधा के दाईं ओर,
3 आदमी तो एडजस्ट हो गया भाई एक लाइन में। सरिता के सामने शिल्पी है, सरिता के सामने कौन है? शिल्पी है, शिल्पी लिख दिए। सरिता के सामने शिल्पी है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर, शोभा के दाईं ओर। तो बोले सर ऐसा करिए ना, शोभा यहां लिख देते हैं, शोभा, तभी है ना शिल्पी क्या हो गई? शोभा के दाईं ओर और सरोज के बाईं ओर। तो सरोज यहां देखिए, शिल्पी सरोज के बाईं ओर, शोभा के दाईं ओर। एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो गया। आंसर मारी। बोल क्या रहा है? यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से स्थान बदल ले। देखिए बड़ा कर दिया क्वेश्चन। सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से। तो बोलिए सर सरोज सरिता से, यानी यहाँ पे सरोज चली आएगी और यहाँ पे सरिता चली आएगी। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सरोज सरिता से, शोभा सुषमा से, मतलब यहाँ पे शोभा और यहाँ पे सुषमा। तो सरोज सरिता से और शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती है। तो बताएं सरिता के सामने कौन बैठी है? तो बोलिए कि सर जी सरिता तो यहाँ चली गई है सरोज के साथ, तो इसके सामने कौन बैठी हुई है? सुषमा। लेकिन अब आ गई है कौन? शोभा। यानी सरिता यहाँ पे आ गई है और सरिता के सामने कौन आ गई है? शोभा। तो यही पूछ रहा है कि स्थान बदलने के बाद सरिता के सामने कौन है? तो शोभा, और शोभा है ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हुआ? 29 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 से 31, लास्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक तो जरूर करिए, बिल्कुल नहीं भूलिए, और दबा के शेयर करिए। एक भी विद्यार्थी वंचित नहीं होना चाहिए, ताकि मैं इस प्रकार के लगातार सभी चैप्टर का, कैलेंडर का, ब्लड रिलेशन का, रैंकिंग टेस्ट का, सभी का मास्टर वीडियो मैं जल्द ही अवेलेबल करवा सकूं। ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट होना चाहिए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। यदि आप शुरू से अंत तक देखे होंगे और एक से दोबारा देख के 3-4 बार आप सभी क्वेश्चंस को बना लेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। नहीं तो जब मैं प्रीवियस में करवा रहा हूं सोल्यूशन, तो आपको खुद भरोसा हो जाएगा। तो आप कमेंट भी जरूर करिए। तो देखिए एडजस्टमेंट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी यहाँ पे 8 व्यक्ति आ गया। चलो आराम से एडजस्टमेंट कर लेते हैं। 2 4 6 8। चलिए अब पढ़ते जाइए फटाफट। ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी जी और डी के बीच में है, पता नहीं चला। एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, यहीं से पता चला। एच बी के बाईं ओर तीसरे, तो पहले बी लिख देते हैं। बी के बाईं ओर तीसरे हैं, तो हम सभी जानते हैं बाईं लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। तो बी के बाईं ओर कौन है? क्या बोल रहा है? एच बी के बाईं ओर तीसरे, तो बी लिख दिया। के बाईं, तो इसको छोड़ के 1 2 3 यहाँ पर एच होगा। लेकिन इसी के बारे में एक लाइन और लिखा है कि एच बी के बाईं ओर तीसरे एवं या और पहले के लिए ही आता है। एच के बारे में लिख रहा है एवं ए के दाईं ओर दूसरे है, तो एच के बारे में ही लिखा है ए के दाईं ओर दूसरे, तो ये यहाँ पर होगा। देखिए इधर देखिए दाया है ना, ए का दाया, इधर क्या है? बाया। तो ए के दाईं ओर 1 2 एच। तो एच के बारे में दोनों बात बोला, एडजस्ट हो गया। पॉइंट्स में भी आपको क्लियर किए थे कि एच बी के बाएं तीसरे, तो के बाएं 1 2 3, जबकि या एवं बोला है, तो एवं या और प्रथम नाम के लिए ए के दाएं दूसरे, तो ए यहां लिखे 1 2, एच ए और बी, तो एडजस्ट हो गया। अब आगे पढ़िए। सूर्य में बोला था बी जी और डी के बीच में, बी जो है जी और डी के बीच में। बोले सर कहां पे जी कहां पे डी, ये तो अभी पता ही नहीं चला है। तो आगे पढ़िए ना, पता चल जाएगा। सी ए और जी के बीच में है, सी जो है ए और जी के बीच में, तो इधर होगा, क्योंकि ए और यहाँ पर तो एच हो गया, तो ए और जी के बीच में सी है। ए और जी के बीच में सी है, यही बोला, सी ए और जी के बीच में बैठा है। उसके बाद में कहा था बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं। चलो भाई बी और ई, तो यहाँ पर तो ई होगा नहीं, तो ई इधरे होगा, तो एक लाइन और छूट रहा है ना, शुरू वाला। बी जी और डी के बीच में बैठा, बी जी यहाँ पर हो गया, तो डी यहाँ पर होगा। और उसके बाद एक लाइन और लास्ट में क्या बोला है? बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं, तो बी के सामने ई नहीं है, तो ई के लिए अब एक ही जगह बचा है यहाँ पर। क्लियर है? अब सब बैठ गया, एक जगह और बच रहा है। वो किसके लिए बच गया? तो बोलिए कि सर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एच जी हो गया, मतलब यहाँ पर एफ बैठ जाएगा। एक ही स्थान खाली है, एक आदमी है, उसको बैठा दो भाई। अब फटाफट हम लोग आंसर मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। 30 क्या बोल रहा है? 30 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है, सत्य नहीं है, मतलब गलत है। डी और ए एक दूसरे के आमने सामने है, डी और ए एक दूसरे के आमने सामने हैं, करेक्ट है, सही है, हमें गलत ढूंढना है।
सी डी के दाईं ओर तीसरा है, सी डी के दाईं ओर तीसरा, डी देख लिए 1 2 3 है, सही है। ई एफ और डी के बीच में है, ई एफ और डी के बीच में गलत है। ई जो है एच और डी के बीच में, बोला एफ और डी के बीच में, यही गलत हो गया। ई एफ और डी के बीच में नहीं है, यही। अच्छा चौथा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ए सी और एफ के बीच में बैठा है, ए सी और एफ के बीच में, सही है। ई और सी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ई और सी एक दूसरे, बिल्कुल सही, यानी तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। ई एफ और डी के बीच में बैठा हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि ई जो है एच और डी के बीच में बैठा हुआ, यानी हम लोग का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर तीसरा। तो 30 का ऑप्शन नंबर तीसरा। आप देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन 31 कह रहा है कि डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, डी के बाईं ओर, तो बोले सर डी हो गया, बाईं ओर चलते हैं, 1 2 3, तीसरा एफ है, डी के बाईं ओर तीसरा एफ है, और ये दर्शा रहा ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर हुआ? तो आपने देखा कि बहुत ही मेहनत से मैंने ये क्लास आपके लिए तैयार किया कि एक एक पहले तो कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, और मैं बार बार आपको बोलता हूं, और यही मेन पढ़ाई है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। अब मैं उम्मीद करूंगा कि प्रीवियस भी बताऊंगा तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आएगा। ये तो ब्रीथ वाला था, जल्द ही आएगा स्पेशल मास्टर वीडियो कतार वाले का, उसमें भी मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन बताऊंगा कतार में कैसे एडजस्ट करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर करिए, दबा के शेयर करिए, कोई विद्यार्थी वंचित न रहे, लाइक जरूर करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ